ईयर 1947। इस साल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ साथ दुनिया के नक्शे में भी बड़ी तब्दीली आई। दुनिया का सबसे बड़ा बंटवारा हुआ जिसे हम पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इसके नतीजे में अगस्त 1947 में दो नए कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आए, जिनकी बाउंड्रीज को ऑफिशियली 17 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया। साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन भी हुई। ऑलमोस्ट 14 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया और इसी दौरान तकरीबन 1 मिलियन के करीब मारे गए। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सब के पीछे एक 22 पेजेस का एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे रॉयल एसेंट मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इस एक्ट के इफेक्ट क्या हुए एंड इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। मैं हूं हमाद अहमद खान, वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लॉ या एक्ट ऐसे ही पास नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके पीछे। अगर दो भाइयों के दरमियान भी जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा रहा होता है तो कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो सोचिए, सब कॉन्टिनेंट को जब डिवाइड किया जा रहा होगा तो कितने सारे चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि किसके हिस्से में क्या आएगा। मीन्स पार्टीशन तो हो रहा है प्रॉपर्टी का, लेकिन किसको कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी। कुछ इसी तरह के इश्यूज पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी थे कि कौन सी टेरिटरीज किसे मिलेंगी। थोड़ा सा और पीछे जाते हुए अगर होलिस्टिकली देखें तो ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिक्स में ईयर 1940 में बड़ी तब्दीली आई थी। जहां इससे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात थी, वहीं पे अब मुस्लिम लीग की तरफ से एक अलग मुल्क की डिमांड कर दी गई थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है और ब्रिटिश को इंडियन सपोर्ट की शदीद नीड होती है, लेकिन इंडिया की तरफ से जापान की तरफ फेवरेटिज्म के जेस्चर्स मिल रहे होते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश ने 13 मार्च 1942 को वॉर कैबिनेट के एक प्रोमिनेंट मेंबर सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के साथ, जो फेल तो हो गई, लेकिन एक जेस्चर था, एक इशारा था कि ब्रिटिश वॉर के बाद इंडिया में इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की डिमांड से एग्री हैं। इसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज हमारा ये टॉपिक नहीं है आज। इस पॉइंट में मेनली दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जहां कांग्रेस वन नेशन की बात कर रही थी, वहीं पे मुस्लिम लीग का ये कहना था कि वो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड वो मुस्लिम के लिए एक अलग मुल्क, एक अलग स्टेट चाहते हैं। काफी सारे ट्रांजिशनल फेसेस से होते हुए फाइनली 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को एक टास्क दिया गया और टास्क देके इंग्लैंड से दिल्ली भेजा गया। यह टास्क इंडियंस को पावर ट्रांसफर करना था एंड इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान पब्लिश किया, जिसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहा जाता है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसी प्लान की रिफ्लेक्शन है। चलिए देख लेते हैं कि यह एक्ट एक्चुअली में कहता क्या है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे रॉयल एसेंट मिला। जब किसी एक्ट को रॉयल एसेंट मिल जाता है तभी वो मुकम्मल कानून बन जाता है। इस एक्ट के टोटल 20 सेक्शन एंड 3 शेड्यूल हैं। इस एक्ट का मकसद हमें इसके प्रीएम्बल से पता लगता है। प्रीएम्बल में इस एक्ट का मकसद इंडिया को 2 नए इंडिपेंडेंट डोमेनियंस में तकसीम करना एंड उन डोमेनियंस को सेटअप करना बताया गया है। इस एक्ट के हिसाब से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया की जगह 2 नए डोमेनियन सेटअप होने थे, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाना जाना था। अब शायद आपके जहन में भी ये आ रहा हो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त और इंडिया का 15 कैसे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की अनाउंसमेंट 12 बजने से कुछ देर पहले यानी 1 मिनट पहले कर दी गई थी एंड इंडिया की अनाउंसमेंट 12 बजने के बाद की गई, जिससे डेट्स चेंज हो गई। दोनों ही डोमिनियंस की टेरिटरीज क्या है एंड कैसे डिवाइड किया गया है हम वीडियो के लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं एंड सबके लिए शायद रेलिवेंट भी नहीं है। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो रेलिवेंट हैं, लेकिन शायद एक हाई स्कूल के स्टूडेंट की वो नीड नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें लास्ट पार्ट में रखा है कि वो यहाँ पे कोई ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। फर्दर इस एक्ट के मुताबिक आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाना है। दोनों न्यू डोमिनियंस के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट होने थे और ये गवर्नर जनरल्स क्राउन ने अपॉइंट करने थे। इसके अलावा इस एक्ट में यह कहा गया था कि 15 अगस्त के बाद दोनों ही डोमिनियंस फुल्ली सॉवरेन होंगे, यानी उनके लेजिस्लेचर्स के पास पूरा इख्तियार होगा कि वो अपने लिए कोई भी न्यू लॉ बना सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ का ये मतलब होता है कि ऐसा लॉ जो अपने कंट्री की हदूद के बाहर भी इफेक्टिव हो।
एंड गवर्नर जनरल्स को एम्पावर कर दिया गया था कि वो किसी भी लॉ को असेंट दे सकते हैं। फर्दर ये कहा गया था कि यूके की पार्लियामेंट का कोई भी लॉ इन न्यू डोमिनियंस के लिए इन्फोर्सेबल नहीं होगा अनलेस कि वो डोमिनियन खुद लोकल लेजिस्लेचर की मर्जी से उसे अपने ऊपर इन्फोर्स करे। एंड डोमिनियंस कोई भी लॉ बना सकता है चाहे वो इस एक्ट के या ब्रिटिश लॉज के कंट्रेरी ही क्यों ना हो। दोनों ही डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को एम्पावर कर दिया गया था कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएं। एंड जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को एज इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया जाए। एंड गवर्नर जनरल्स को ये एम्पावर कर दिया गया था कि वो 31 मार्च 1948 तक कोई भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अबॉलिश्ड एंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट जो कि क्राउन के अंडर थी वो खत्म कर दी गई। हाँ, लेकिन वो लोग जो सब कॉन्टिनेंट में सिविल पोस्ट या जजेस जो कोर्ट के लिए अपॉइंट किए गए थे 15 अगस्त से पहले वो रिस्पेक्टिव डोमेनियंस के अंडर काम करते रहेंगे और सिमिलर बेनिफिट्स, सैलरीज, पेंशन्स एंड लीव वगैरह के लिए इंटाइटल रहेंगे। इसके अलावा जो इंडियन फोर्सेस थी वो भी डिवाइड कर दी जाएंगी एंड गवर्नर जनरल्स प्रोविजन बना सकते हैं कि उनके कमांड एंड गवर्नेंस के लिए जो ब्रिटिश रॉयल फोर्सेस थी इंक्लूडिंग एयर फोर्स एंड नेवी वो 15 अगस्त के बाद इंडियन फोर्सेस का पार्ट नहीं रहेंगी। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी दूसरी पार्टीज इंक्लूडिंग स्टेट्स के साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स थे या जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे वो भी खत्म कर दिए गए और मजीद इफेक्टिव नहीं रहे। सो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं टेरिटरीज के बारे में कि कौन सा इलाका किस डोमेनियन को मिलेगा। इस इशू को डील किया है एक्ट की सेक्शन 2, 3 एंड 4 ने। सेक्शन 2(1) में यह कहा गया है कि तमाम टेरिटरीज जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थी वो सब पार्ट होंगी इंडिया का except those which are given to Pakistan. Further section 2(2) में ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, प्रोविंस ऑफ सिंध एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान को पाकिस्तान की टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 15 अगस्त से पहले रेफरेंडम करवाया जाएगा कि वो किस डोमेनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं। फर्दर इसी एक्ट में यह कहा गया कि रेफरेंडम हो चुका है एंड मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान के फेवर में है। अराउंड 99% वोट्स पाकिस्तान के फेवर में थे। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी पाकिस्तान का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे एक अहम चीज नोट करने वाली ये है कि पार्टीशन सिर्फ ब्रिटिश इंडिया का हुआ था एंड प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तमाम एग्रीमेंट्स लैप्स कर चुके थे यानी इनएफेक्टिव हो चुके थे। सो इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स के पास ये चॉइस थी कि वो किसी भी डोमेनियन को ज्वाइन कर सकते हैं या इवन वो सॉवरेन यानी इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। सब कॉन्टिनेंट में टोटल 565 स्टेट थी जिसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर भी है जो कि आज तक डिस्प्यूटेड है। कश्मीर इशू पे बहुत जल्दी एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है बट अभी हमारा टॉपिक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, हम वहीं पे रहते हैं। फर्दर इस एक्ट में प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड प्रोविंस ऑफ पंजाब जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाए गए थे उन्हें खत्म कर दिया गया और इन एरियाज में दो नए प्रोविंस बनाए गए। बंगाल की जगह ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, इसी तरह पंजाब की जगह ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब। यही रीजन थी कि पार्टीशन के बाद भी पंजाब एंड बंगाल का एक पार्ट इंडिया की तरफ जबकि दूसरा पार्ट पाकिस्तान की तरफ एंड पंजाब अभी भी इसी हालत में एग्जिस्ट करता है। अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेट कुछ कंट्रोवर्शियल थी कि वो किसके साथ रहेगी, ईस्ट बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। सो इसलिए यहाँ पे रेफरेंडम होना था जिसके रिजल्ट में इट जॉइंड ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की सारी टेरिटरीज इस एक्ट के शेड्यूल 1 में मेंशन है। ये टोटल 3 डिवीजन्स पर मुश्तमिल था जिनमें है चिटागोंग डिवीजन, ढाका डिवीजन एंड प्रेसिडेंसी डिवीजन। फर्दर चिटागोंग डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट चिटागोंग, नौकियाल एंड तिपीरा। ढाका डिवीजन की अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ बकरगंज, ढाका, फिरोजपुर एंड मेमनसिंह डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। एंड अगर बात करें प्रेसिडेंसी डिवीजन की तो इसमें डिस्ट्रिक्ट बोगरा, दिनाजपुर, मालदा, पबना एंड राजशाही डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इनके साथ साथ आसाम डिस्ट्रिक्ट को भी ईस्ट बंगाल में शामिल होना था। इसके अलावा जो भी टेरिटरीज थी वो वेस्ट बंगाल का पार्ट होनी थी। वहीं अगर वेस्ट पंजाब की बात करें तो वेस्ट पंजाब की सारी टेरिटरीज इस एक्ट के शेड्यूल 2 में मेंशन है। यहाँ पे जो टेरिटरीज वेस्ट पंजाब को मिलनी थी वो भी 3 डिवीजन पे ही मुश्तमिल है। ये डिवीजन है लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन एंड मुल्तान डिवीजन। फर्दर लाहौर डिवीजन की जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, गुरदासपुर, लाहौर, शेखापुरा। इसी तरह से रावलपिंडी डिवीजन की जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अटक, गुजरात, जेहलम, मियांवाली, रावलपिंडी एंड शाहपुर। और मुल्तान डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं डेरा गाजी खान, जंग, लियालपुर, मोंटगोमेरी, मुल्तान एंड मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल थी। इसके अलावा रिमाइंडर जो भी एरिया था वो ईस्ट पंजाब में शामिल होना था। सो अगर क्विक रिवीजन करते हुए चंद जुमलों में इसे सम अप करें तो इस एक्ट का मकसद 2 नए डोमिनियंस को बनाना था। इंडियन पाकिस्तान 2 नए डोमिनियंस बनाए गए। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए एम्पावर किया गया। ब्रिटिश फोर्सेस को इंडिया से हटाया गया और इंडियन फोर्सेस को डिवाइड कर दिया गया।
ब्रिटिश सिविल सर्विसेज को खत्म कर दिया गया एंड जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे उन्हें सेम स्टेटस में रखा गया और दोनों ही डोमिनियंस की टेरिटरीज को डिफाइन कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।